हेलो दोस्तों, आई एम कैसर रिजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। आज की मूवी का नाम है एग्रेव। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक छोटी बोट को जिसमें मूवी की हीरोइन टैमी फंसी होती है और वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड को आवाज दे रही होती है, पर उसे वहाँ कहीं भी रिचर्ड नहीं मिलता। अब यहाँ मूवी जाती है 5 मंथ फ्लैशबैक में, जहाँ हम देखते हैं टैमी एक शिप से तैतई आती है और फिर यहाँ कस्टम ऑफिसर टैमी से पूछता है तुम यहाँ तैतई में कितने दिन तक स्टे करोगी। टैमी ऑफिसर से बोलती है पता नहीं, शायद जब तक यहाँ रहूं जब तक मेरे पास किसी और जगह जाने के पैसे जमा ना हो जाएं। फिर अगले दिन वो एक लेडी के पास जॉब पर लग जाती है और वो लेडी टैमी से पूछती है तुम किस कंट्री की हो। टैमी उसे बताती है कि मैं कैलिफोर्निया से हूँ और जब मैंने अपना हाई स्कूल खत्म करके रिजल्ट लिया तो मैं वापस घर नहीं गई क्योंकि मुझे समंदर बहुत पसंद है और मैं समंदर के रास्ते से पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। फिर शाम में जॉब के बाद टैमी समंदर की लहरों में सर्फिंग करती है और वो इसी तरह की लाइफ को पसंद करती है। फिर अगले दिन जब वो बोर्ड पर कलर कर रही होती है तो वहाँ पर एक बोर्ड आती है जिसे देखकर टैमी की ऑनर उस आदमी से पूछती है तुम्हारी बोर्ड का नाम माया लुगा क्यों है। फिर वो आदमी बताता है कि इसका मतलब है वो बोर्ड जो बड़ी लहरों को पार करे। फिर वो आदमी इनसे बोर्ड बांधने के लिए हेल्प मांगता है। फिर जब ये दोनों उस लड़की की बोर्ड बांधने लगती हैं तो वो लेडी उस लड़के का नाम पूछती है। यहाँ वो लड़का अपना नाम रिचर्ड बताता है। फिर रिचर्ड टैमी के पास आता है और उसे हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर ये दोनों जाने लगती हैं तो रिचर्ड पीछे से बोलता है हम फिर मिलेंगे। ये सुनकर टैमी उसे देखती हुई चली जाती है। फिर अगले दिन टैमी देखती है रिचर्ड अपनी बोट ठीक कर रहा होता है। ये देखकर टैमी रिचर्ड के लिए एक बाल्टी में आइस लेकर जाती है और रिचर्ड को दे देती है। यहाँ रिचर्ड टैमी को आइस के लिए थैंक्स बोलता है और पूछता है क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी। टैमी रिचर्ड को हाँ कर देती है। फिर रात हो जाती है और यहाँ टैमी रिचर्ड की बोट में पिक्चर देख रही होती है और रिचर्ड से पूछती है तुम तो काफी सारी जगह घूम चुके हो इस बोट में, तुम्हें ये बोट कहाँ मिली। रिचर्ड बताता है ये बोट मैंने खुद बनाई है। ये सुनकर टमी हैरान होती है और रिचर्ड से पूछती है समंदर में अलग अलग जगह जाने में मजा आता होगा ना। फिर रिचर्ड बोलता है नहीं, क्योंकि जब आप बोट पर होते हो तो आपका रंग काला पड़ जाता है, भूखा रहना पड़ता है और फिर कई दिनों तक पानी में भीगते रहो और फिर साथ में अजीब तरह के हेलुसिनेशन भी बर्दाश्त करो। अब टमी बोलती है मजा नहीं आता तो जाते क्यों हो। फिर रिचर्ड बोलता है क्योंकि मुझे यही सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुनकर टमी को एहसास होता है कि रिचर्ड को भी समंदर बहुत पसंद है मेरी तरह और फिर रिचर्ड को अपने बारे में बताती है। फिर रिचर्ड टमी को एक आइलैंड पर ले जाने का पूछता है। टमी बोलती है क्यों नहीं। फिर अगले दिन ये लोग उस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं और जब ये लोग उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड होता है और फिर ये दोनों वहाँ खूब इंजॉय करते हैं और कई दिन तक ये उसी आइलैंड पर रहते हैं। अब यहाँ टमी और रिचर्ड एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों बोट पर इसी तरह घूमते रहते हैं और अपनी लाइफ को प्यार के रंगों से भर देते हैं। यहाँ रिचर्ड टमी से बोलता है मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। फिर टमी बोलती है मैं भी। फिर अगले दिन ये दोनों मार्केट में शॉपिंग कर रहे होते हैं। यहाँ टमी बोलती है हमें जापान की तरफ जाना चाहिए, जिस पर रिचर्ड बोलता है वो तो मेरी भी फेवरेट जगह है। तभी वहाँ रिचर्ड को कोई आवाज देता है जिसे देखकर रिचर्ड बोलता है अरे पीटर तुम यहाँ कैसे। दरअसल पीटर और क्रिस्टाइन भी टैमी और रिचर्ड की तरह पूरी दुनिया में अपनी बोट में घूमना बहुत पसंद है। फिर रिचर्ड उन दोनों को टैमी से मिलवाता है और बोलता है बहुत टाइम बाद मिले हैं, क्यों ना एक एक कॉफी हो जाए। अब यहाँ पीटर रिचर्ड से बोलता है वो क्या है ना, हम 5-6 दिन से किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जो हमारी बोट को कैलिफोर्निया तक पहुँचा दे, क्योंकि हमें अर्जेंट घर पहुँचना है। और पूछता है क्या तुम करोगे मेरे लिए ये काम। रिचर्ड बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर पीटर बोलता है ठीक है मैं तुम्हें इस काम के लिए $10,000 और वापसी के लिए फर्स्ट क्लास जहाज का टिकट भी दूंगा। पर टैमी इस ऑफर से खुश नहीं होती। उसके बाद रिचर्ड टैमी से इस बारे में बात करता है, जहाँ टैमी उसे बोलती है कि मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। अब यहाँ रिचर्ड बोलता है आधी दुनिया घूमने के बाद तुम मुझे मिली हो, अगर तुम जाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, हम जापान ही जाएंगे। ये सुनकर टैमी को एहसास होता है कि रिचर्ड इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और यहाँ वो रिचर्ड के साथ कैलिफोर्निया जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर ये दोनों कैलिफोर्निया के लिए निकल जाते हैं जो यहाँ से 4000 माइल दूर होता है। अब यहाँ ये दोनों अपने सफर में बहुत खुश होते हैं। फिर रिचर्ड टैमी को शादी के लिए प्रपोज करता है और टैमी को रिंग पहनाता है। यहाँ टैमी रिचर्ड के साथ बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन ये लोग देखते हैं कि समंदर में हवाएं बहुत तेज चल रही होती हैं। अब यहाँ रिचर्ड रेडियो पर कांटेक्ट करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि बहुत बड़ा तूफान समंदर में कुछ ही देर में आने वाला है। फिर रिचर्ड टैमी को बताता है कि हम लोग तूफान में फंस चुके हैं और हवा देखकर लगता है वो तूफान हमारी बोट को चकनाचूर कर देगा। फिर टैमी बोलती है क्यों ना हम अपनी बोट को नॉर्थ की तरफ घुमा लें, शायद ऐसा करने से नुकसान कुछ कम हो। फिर टैमी अपनी बोट को नॉर्थ की तरफ घुमा देती है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इन दोनों की बोट तूफान में फंस जाती है और यहाँ लहरें इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि इनकी बोट काफी जगह से टूट जाती है और रिचर्ड के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद वो इन बड़ी लहरों से निकल नहीं पा रहे होते। अब यहाँ रिचर्ड देखता है कि
बहुत ज्यादा बड़ी लहर इनके सामने आ रही है। फिर रिचर्ड टेमी को बोट के अंदर नीचे जाने का बोलता है। यहाँ टेमी रिचर्ड को भी साथ चलने का बोलती है, पर रिचर्ड जोर देता है कि वो जल्दी बोट के अंदर चली जाए। यहाँ टेमी अभी नीचे उतर ही रही होती है कि वो बड़ी लहर इनकी बोट को पलट देती है और टेमी वहाँ चीजों से टकराकर बेहोश हो जाती है और दूसरी जगह रिचर्ड बोट से नीचे गिर जाता है और वहाँ लोहे का पाइप जोर से उसके सर में लगता है और वो समंदर में डूब रहा होता है। अब यहाँ मूवी आती है प्रेजेंट में, जहाँ हम देखते हैं टेमी रिचर्ड को दूरबीन से ढूंढ रही होती है, पर उसे रिचर्ड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता। उसके बाद वो रेडियो पर कांटेक्ट करती है, पर पानी में डूबने की वजह से रेडियो सिस्टम भी खराब हो जाता है। यहाँ टेमी अकेली बेबस और लाचार रो रही होती है। उसके कुछ देर बाद वो देखती है उसे दूर एक छोटी बोट नजर आती है। फिर वो दूरबीन से देखती है तो वहाँ उसी की बोट की एक छोटी बोट नजर आ रही थी। फिर वो वहाँ जाने के लिए अपनी बोट को स्टार्ट करती है, पर यहाँ इंजन में भी पानी चले गया था, जिसकी वजह से बोट स्टार्ट नहीं होती। फिर वो बोट का लीवर घुमाती है, पर यहाँ वो नहीं घूम रहा होता। फिर वो देखती है बोट के नीचे बोट का पर्दा फंसा होता है। अब यहाँ टेमी बड़ी मुश्किलों से उस पर्दे को निकाल देती है और वापस बोट पर आती है। उसके बाद जहाँ से बोट टूटी होती है वहाँ टेप लगा देती है और एक पंप की मदद से बोट का पानी बाहर निकालती है और साथ में बोलती है, रिचर्ड फिक्र मत करो, तुम्हें मैं किसी भी कीमत पर बचा लूंगी। अब यहाँ टेमी बोट के पर्दे का पाइप बांधती है। ये सब अकेले करना काफी मुश्किल था, लेकिन वो अपनी हिम्मत से उसे बांध देती है और अब बोट पर पर्दा लगा देती है और फिर हवा के साथ अपनी बोट को रिचर्ड की तरफ ले जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस छोटी बोट तक पहुंच जाती है। फिर वो एक रस्सी बांधकर समंदर में कूद जाती है और जब वो उस छोटी बोट पर आती है तो वो देखती है रिचर्ड जिंदा है। यहाँ टेमी रिचर्ड को बोट के ऊपर ले आती है, पर वो देखती है रिचर्ड की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और उसका पैर बुरी तरह टूट चुका है। लेकिन वो रिचर्ड को हिम्मत देती है और बोलती है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद टेमी उसके पैर को एक लकड़ी की मदद से बांध देती है और जब वो उसे उठा रही होती है तो उसे रिचर्ड बताता है कि मेरी सारी पसलियां टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, और दर्द की वजह से रोने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और अब इन्हें इस जगह फंसे 2 दिन हो चुके हैं। यहाँ टेमी स्कोप से पता लगाती है कि 1500 माइल तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है हम किसी भी रूट पर नहीं है और हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। अब यहाँ रिचर्ड उसे हिम्मत देता है और बोलता है, हिम्मत रखो, तुम ये सब कर सकती हो, हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। फिर टेमी अपनी बोट की रफ्तार कैलकुलेट करती है और रिचर्ड को बताती है कि हम अभी 2.5 नॉट की स्पीड से चल रहे हैं और अगर हम इसी स्पीड से चले तो हम कैलिफोर्निया भी कई महीनों में पहुंचेंगे। फिर टेमी बोलती है, हम क्यों ना अपना रूट चेंज करके हवाई की तरफ मुड़ जाएं। यहाँ रिचर्ड बोलता है, हवाई कैलिफोर्निया से बहुत दूर है, लेकिन टेमी बोलती है, हवाई जाने में हवा का रुख और पानी का भाव हमारे पीछे होगा। फिर रिचर्ड बोलता है, ठीक है, लीवर को लेफ्ट मोड़ दो। अब यहाँ टेमी लेफ्ट की तरफ बोट को घुमा देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं टेमी नीचे से सारा खाना और पानी ढूंढकर रिचर्ड के पास ले आती है और फिर वो रिचर्ड को पीनट बटर दिखाती है, जिसे खाकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टेमी को यहाँ 5 दिन हो चुके हैं। अब यहाँ स्कोप देखकर टेमी रिचर्ड को बताती है कि हम लोग हवाई से 1800 माइल दूर हैं, लेकिन हमारा रेडार स्टीयरिंग ठीक से काम नहीं कर रहा। फिर वो उसे ठीक करने नीचे पानी में जाती है, जहाँ वो देखती है बोट का पर्दा वहाँ नीचे उसमें फंसा होता है। फिर वो किसी भी तरह करके उसे वहाँ से निकाल देती है। उसके बाद हम देखते हैं टेमी को अब यहाँ 10 दिन हो चुके हैं और यहाँ टेमी देखती है कि रिचर्ड की पसलियों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसका पैर भी बुरी तरह सड़ रहा होता है। अब यहाँ टेमी नीचे जाकर देखती है तो पीने का पानी बहुत कम बचा होता है और इनका खाना भी अब सिर्फ एक ही हफ्ते का बचा है। अब अगले दिन कुदरत इन पर मेहरबान हो जाती है और यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, जिससे इन्हें बहुत राहत मिलती है। फिर हम देखते हैं 18 दिन इन्हें यहाँ हो चुके हैं। अब रिचर्ड टेमी से बोलता है, काश तुम मुझे मिली ही ना होती तो तुम मेरे साथ यहाँ कभी इस समंदर में नहीं फंसती। टेमी बोलती है, प्लीज चुप हो जाओ, तुम बस ठीक हो जाओ, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 29वें दिन पर और टेमी यहाँ सो रही होती है कि उसे एक बहुत बड़ा शिप आते हुए दिखता है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाती है और फ्लेयर गन से फायर करती है, पर वो शिप वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर टमी को एहसास होता है कि वो ये सब कुछ हेलुसिनेशन में देख रही थी। वो अब पागल हो रही होती है क्योंकि उसे ये भी लग रहा होता है कि शायद हम मर चुके हैं। पर रिचर्ड उसे बोलता है, हम अभी जिंदा हैं, लेकिन लगता है ज्यादा टाइम तक नहीं। अब उसके बाद 33वां दिन आ जाता है और यहाँ टेमी रिचर्ड के साथ निडाल पड़ी होती है और समंदर में तेज हवाएं चल रही होती हैं, जिसे देखकर टेमी बोलती है शायद फिर से तूफान आने वाला है।
लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो इस तूफान का सामना दोबारा कर सके। दूसरी जगह वो देखती है रिचर्ड बुखार में तप रहा होता है। फिर वो उस तूफान और धूप से बचने के लिए चादर की छत बनाती है और खुद को कुदरत के हवाले कर लेट जाती है। और यहाँ उसके सामने वही तूफान का मंजर आ जाता है जहाँ वो देखती है तूफान की लहरों ने इनकी बोट को उलट दिया था और रिचर्ड उसी दिन पानी में डूबकर मर चुका था। अब उसे होश आता है और वो रोने लगती है क्योंकि वो इतने दिन तक रिचर्ड को सिर्फ अपने हेलुसिनेशन में देख रही होती है। फिर उसे एक एक करके सारी बातें याद आने लगती हैं और शायद इसी हेलुसिनेशन की वजह से वो आज जिंदा है। और अब टमी इतने ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती। उसके बाद 41वां दिन लग जाता है यहाँ इस बोट पर। अब टेमी यहाँ बोट पर बैठी शायद मरने का वेट कर रही होती है कि तभी उसकी बोट पर एक परिंदा आकर बैठता है जिसे देखकर टेमी खुश हो जाती है और समझ जाती है कि जरूर यहाँ करीब में कोई आइलैंड होगा। फिर वो दूरबीन से देखती है, यहाँ उसे एक आइलैंड दिख जाता है और जब वो खड़े होकर ठीक से देखती है तो उसे वहाँ एक बड़ा शिप भी दिखता है। फिर वो फ्लेयर गन से फायर करती है और दूरबीन से देखती है उन लोगों ने टेमी को यहाँ देख लिया है और वो लोग इसी की तरफ आ रहे होते हैं। फिर ये लोग टेमी को खाने के लिए फ्रूट और पानी देते हैं और इसकी बोट बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, यहाँ टेमी रिचर्ड की बोट पर आती है जहाँ पर इन दोनों की बहुत सारी पिक्चर और यादें जुड़ी होती हैं। इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।